हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से एक टॉपिक नया लेके आए हैं। द टॉपिक इज पॉलन ग्रेन्स। देखिए, पॉलन ग्रेन पढ़ रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा अपन ओवरव्यू लेते हैं कि पॉलन ग्रेन आए कैसे। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वी वेर हैविंग माइक्रोस्पोरेंजिया जिनकी संख्या टोटल थी 4, दे वर 4 इन नंबर। इसलिए कई बार हम इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट लिखते हैं। ठीक है, ये है 2n। इसके अंदर में है सेंटर पे स्पोरोजिनस टिश्यू पूरा। अब स्पोरोजिनस टिश्यू भी देखा जाए तो दैट इज 2n। स्पोरोजिनस टिश्यू में कई हजारों की तादाद पे सेल्स है और स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, एवरी सेल इज अ पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। क्लियर? इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में विच आर एक्चुअली अगेन 2n डिप्लॉयड है, दे विल अंडरगो meiosis और reductional division that leads to formation of microspore। इस पर भी हम आएंगे टेट्राएड के ऊपर बातें करते हुए, एक पहले समझे। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ microspores from the potential pollen mother cell or a microspore mother cell, this process is referred as the microsporogenesis। So what is actually microsporogenesis? Microsporogenesis is process of formation of a microspore from the diploid pollen mother cell or microspore mother cell। क्लियर? ये बात ही आ गई। अब ये चीज समझे, ये माइक्रोस्पोर कैसे रहते हैं। ये नॉर्मली जब तैयार होते हैं तो ये ऐसे नहीं रहते। जब ये प्रोसेस होता है जहां पर ये पॉलन मदर सेल जो कि थी क्या 2n, ये डिवाइड की, ये अंडरगो की क्या मियोसिस होने के बाद क्या तैयार होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? जब माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करते हैं तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो इंडिविजुअल एक एक दिख रहा है आपको, ये माइक्रोस्पोर है। ये एक एक जो है ये बेसिकली माइक्रोस्पोर है। ठीक, तो समझेंगे। ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल। ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मियोसिस करके रिडक्शनल डिवीजन करके मेगास्पोर 4 बनाती है तो उनमें से 3 डीजेनरेट होते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में यदि आप देखें तो एक पॉलन मदर सेल जब मियोसिस अंडरगो करती है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड तैयार होता है, जहां पर एक एक माइक्रोस्पोर, एक एक 4 में से एक एक माइक्रोस्पोर जो है चारों के चारों फंक्शनल रह जाते हैं। और ये एक बेसिक आपको ध्यान रखना है कि टेट्राड के अलग अलग टाइप मिलते हैं, जहां टी शेप भी है, डेकुसेट भी है। आपको ये बेसिक ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टेट्राड इज टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ये डाइकॉट में मिलता है एक्चुअली, लेकिन ये ध्यान रखिए कभी भी अगर आपको ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल टेट्राड इन एंजियोस्पर्म्स, तो टेट्राहेड्रल टेट्राड of microspore is the most common
tetrad in the angiosperm which is noted down, and all four microspores are functional here. साथ साथ में ये चीजें ध्यान रखते रहें कि ये क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। क्लियर? ये भी ध्यान रखिए कि जब आप एक रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, यहाँ जो माइक्रोस्पोर बनेगा ये भी बेसिकली एन रहेगा। तो टेट्राड का, माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक एक कंपोनेंट जो है वो एन है। अब आपको देखिए बीच पे कुछ जुड़ी हुई लाइन है, सो एक्चुअली ये क्रॉस वॉल है, ये कॉमन वॉल है, जो कि एक्चुअली कंपोज रहती है किससे, कैलोस से। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, उसके साथ साथ में जैसे जैसे तैयारियां होती हैं डेहिसेंस के लिए, वैसे ही ये क्रॉस वॉल डिसॉल्व होती है। और ये ध्यान दे कि होगा क्या, जब क्रॉस वॉल डिसॉल्व होगी, व्हेन द एंथर इज गोइंग टू गेट मैच्योर, जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा, विद द डिहाइड्रेशन जैसे ही मैच्योर होगा, क्या होगा, ध्यान दे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक, इसके क्रॉस वॉल डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या फ्री हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स फ्री हो जाएंगे। and these microspores are now referred as the young pollen। अब ये देखिए, मैं जहां से प्लॉइडी लिख रहा था वहां पर 2n चल रहा था, मैंने पहली बार n किसके ऊपर लिखा, माइक्रोस्पोर के ऊपर। तो ये ध्यान देना है, माइक्रोस्पोर जो है दे आर दी फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इवन व्हेन यू आर आस्क्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड रिप्रेजेंट, माइक्रोस्पोर टेट्राड भले ही वो जुड़े हुए हैं लेकिन सारे कंपोनेंट हैप्लॉइड है, सो एक्चुअली दे आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग द टेट्राड का एक एक कंपोनेंट हैप्लॉइड है, तो वो भी मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ज्यादातर सवाल इस पर आते हैं कि माइक्रोस्पोर इज रिगार्डेड एज द यंग पॉलन एंड माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। क्लियर? नाउ इस माइक्रोस्पोर के ऊपर बातें करना चालू करते हैं। शुरुआत में अभी जब ये माइक्रोस्पोर दिख रहा है, दिखेगा आपको, तो या यंग पॉलन जो आपको दिखेगा ये बेसिकली कैसा रहेगा, ये बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जहां से बातें आती है, जहां से आप माइक्रोस्पोर पढ़ना चालू करेंगे वहीं से आपका चालू हो जाता है क्या, पॉलन ग्रेन का स्टडी। पॉलन ग्रेन में दो तीन चीजें पहले ध्यान रखिए कि ये रफली स्फेरिकल शेप पे होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल एक आता है जो एकदम एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस होती है, वो भी इससे सीधी सीधी मिल जाती है। दे आर रफली स्फेरिकल, जहां पर डायमीटर जो है 25 से 50 माइक्रोन का होता है। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई है, माइक्रोस्पोर जो है या पॉलन ग्रेन जो है ये बेसिकली रफली स्फेरिकल है। दूसरी चीज 25 से 50 माइक्रोन मीटर का डायामीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि माइक्रोस्पोर जो होता है या पॉलन ग्रेन जो रहता है ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो डबल वॉल्ड है। अभी देखिए मैं वॉल कैसे बनाऊंगा, हम क्या करेंगे, एक्चुअली सटी हुई लेयर्स रहती है लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे। ठीक, कुछ ऐसा अपन लेयर बनाते, देखिए कैसे जाना है आपको। अब या फिर से आप या तो अंदर से बाहर आ जाइए या बाहर से अंदर जाइए। देखिए पहली चीज याद रखना है, दे हैव डबल लेयर्ड वॉल, ठीक, जिसपे से बाहर की तरफ सबसे बाहर है एक्साइन, ये आउटर है। देन यू विल मूव टू द इंटाइन, मैं लेबल कर देता, दिस इज एक्साइन। देन ये लेयर जो मैंने बनाई है ये बेसिकली है क्या, इंटाइन। कैसे पकड़ेंगे ये ध्यान देंगे अपन। देन देखिए एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये बेसिकली है अंदर की तरफ क्या है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर दिख रहा है आपको, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो इंटाइन है, और इंटाइन के बाद यदि देखा जाए तो इंटाइन के बाद यदि देखें तो इंटाइन के बाद यू हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन यू हैव साइटोप्लाज्म। और बनाई है इस पर एक, ये आ गया इसका क्या, न्यूक्लियर, जो कि है क्या, हैप्लॉइड। क्लियर है? तो एक पॉलन ग्रेन, एक यंग पॉलन जो अभी देख रहे हैं हम लोग, वो एक सिंगल सेल्ड स्टेज है। अभी जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सिंगल सेल्ड, सिंगल न्यूक्लिएटेड कंडीशन है।
इस सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लिएटेड कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्या क्या मिला, शेप रफली स्फेरिकल हम बोलते हैं, 25 से 50 माइक्रोन का हम डायमीटर बोलते हैं, डबल लेयर्ड वॉल है, जो बाहर की वॉल रहती है वो एक्साइन है, उसके बाद एक लेयर है। देखिए एक्साइन को पहचानने का सिंपल सा तरीका, एक्साइन कुछ जगहों पे टूटा हुआ रहता है, तो जो लेयर बाहर की रहती है वो डिसकंटिन्यूअस रहती है, जो आउटर लेयर डिसकंटिन्यूअस होती है, उस डिसकंटिन्यूअस लेयर, ये जो आपको डिसकंटिन्यूअस लेयर आपको दिख रहा है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस लेयर जो रहता है ये एक्साइन कहलाता है। अंदर का लेयर कंटिन्यूअस होता है, आप देखिए अंदर की तरफ जो रेड लाइन है वो कंटिन्यूअस बनी हुई है, जो रेड लाइन है ये कंटिन्यूअस है, मतलब इंटाइन जो रहता है ये कंटिन्यूअस होता है, और इंटाइन जो रहता है ये क्लोजली जुड़ा हुआ रहेगा। अंदर की तरफ देखिए आपको क्या है, ब्लैक कलर की एक लाइन है, वो बेसिकली है इनर टू इंटाइन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन द साइटोप्लाज्म एंड देन द न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट हियर। और इसके बाद इसको अगर हम देखें, लेयर के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर में यदि आप देखें तो बढ़ते वक्त के साथ आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर आपको ध्यान दे, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ये क्या डेवलप होता है वो मिलेगा, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए जब डबल लेयर्ड वॉल की बात आती है, डबल लेयर्ड वॉल की बात आती है, सबसे बाहर के वॉल और अंदर की वॉल की बात आती है, तो हम बात करते हैं एक्साइन की और इंटाइन की। हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एक्साइन जो है वो आउटर है और रिजिड होता है, बहुत टफ लेयर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, ये एक्साइन जो है ये एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से कंपोज्ड हुआ है, एंड दैट मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इज स्पोरोपोलेनिन। ये सवाल बड़ा कॉमन है जो पूछा जाता है, स्पोरोपोलेनिन से कंपोज होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, जैसे मैंने बोला स्पोरोपोलेनिन, अब स्पोरोपोलेनिन बनाता कौन है याद रखिए, स्पोरोपोलेनिन बना के देने की जिम्मेदारी भी टैपिटम की होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है ये क्या है, तो कॉमनली हम जब बात करते हैं, देखिए फिर वही बातें आती है, एक तपस्या थी जिस तपस्या में मांगा गया कि ना तो टेम्परेचर के मार से ना ही एसिड की बौछार से ये किसी से नहीं मर सकता। मतलब इंपॉर्टेंट चीज, स्पोरोपोलेनिन जो है ये मोस्ट रेजिस्टेंट, जब मैंने बोला ये ध्यान दे कि इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर, मतलब it is not affected by neither by temperature nor by acid or alkali, neither by any chemical, neither by any enzyme or neither by radiation। ये किसी से इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा ही अनअफेक्टेड रहता है। मतलब अगर कोई पेड़ है, उस पेड़ का एंथर मैच्योर हुआ और उस पेड़ का एंथर मैच्योर हुआ, डिहाइड्रेट किया, डेहिसेंस किया, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डिहाइड्रेट हुए, कैलोज वॉल निकला, माइक्रोस्पोर आए, और अगर डेहिसेंस के टाइम में वो जो यंग पॉलन है वो किसी अगर मिट्टी पर गिर गया तो आपको ये कई सैकड़ों वर्षों तक मिल सकता है, बिकॉज स्पोरोपोलेनिन उसे डिग्रेड होने नहीं देता, मोस्ट रेजिस्टेंट बायोपॉलीमर है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसलिए स्पोरोनिन की ये प्रॉपर्टी जो रहती है, स्पोरोपोलेनिन की प्रॉपर्टी कि वो डिग्रेड नहीं हो सकता। इसी वजह से बेसिकली याद रखिए कि पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। क्लियर, तो जब इवोल्यूशन में हम बात करते हैं, इवोल्यूशन को कैसे स्टडी किया जाए, और हम कुछ इस पर एविडेंसेस की बात करते हैं, जहां पर हम लोग बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, कंपैरेटिव एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और ये सारे एविडेंसेस की बात कर सकते हैं। एक सवाल याद रखिएगा कि पॉलन को भी एज अ एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज पॉलन कैन बी प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल। पॉलन, व्हाई दे आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, बिकॉज द एक्सटर्नल आउटर or hard rigid layer which is composed of sporopollenin cannot be degraded by any component in this biological world, ना ही enzyme, ना ही temperature, ना ही acid, ना ही alkali, ना ही
रेडिएशन, पर्टिकुलरली यूवी रेडिएशन का हम जिक्र लाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जो इसकी खासियत रहती है। तो ये एक एंगल होता है, ठीक, पहली चीज। तो एक ध्यान देंगे, मैंने पहले भी बोला है, ये जो रहता है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। कुछ जगहों पे आपको स्पोरोपोलिनिन जो रहेगा वो गायब होता हुआ मिलेगा। क्लियर? अब ये थोड़ा सा ध्यान देंगे भैया कि अगली चीज जो आती है, जो आपको दिख रहा है अभी, क्या ये स्पोरोपोलिनिन ऐसा ही होता है? जरूरी नहीं है। स्पोरोपोलिनिन के का जो डिजाइन होती है, वो जो वैरायटी होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, स्पोरोपोलिनिन कई बार ऐसा भी दिख सकता है, देखिए जैसा हमारे फिगर में दिख रहा है, ये स्मूथ है। अगर कई बार स्पोरोपोलिनिन जो है वो ऐसा ऐसा दिखे, ये स्पाइनी है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो अलग अलग वेराइटीज ऑफ डिजाइन में होता है। क्लियर? स्पोरोपोलिनिन जो है वो अलग अलग वेराइटीज ऑफ डिजाइन में प्रेजेंट रहता है। सो पॉलेंस में जो भी डिजाइन है, जो भी स्कल्पचर होते हैं, वो बेसिकली कौन से लेयर के कारण होते हैं? स्पोरोपोलिनिन के कारण होते हैं। देखिए स्पोरोपोलिनिन के साथ जुड़ा वो क्या रहा है, कौन बनाया? टैपेटम ने बनाया। इनके बनावट के ऊपर भी एक खेल होता है, जिसके ऊपर हम एक जिक्र लेंगे। दो चीजें कि टैपेटम ने बनाया, ठीक, टैपेटम इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ द एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन में जब बात कर रहे हैं, प्रिंसिपली कॉम्पोज्ड ऑफ अ बायोपॉलीमर, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर, दैट इज योर स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन इज आउटर रिजिड एंड टफ लेयर, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट, डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ना ही टेम्परेचर, ना ही एसिड, ना ही अल्कली, ना ही एंजाइम, ना ही कोई रेडिएशन इफेक्ट करती है। इसके साथ हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। स्पोरोपोलिनिन चूंकि डिग्रेड नहीं होता, इसलिए पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज द फॉसिल। तो फॉसिल स्टडी में हमारा यूज आ सकता है। दूसरा, दे हैव वैरायटी ऑफ डिजाइंस। द स्पोरोपोलिनिन जो है, दे कैन बी, द स्पोरोपोलिनिन कैन बी स्मूथ, स्पोरोपोलिनिन कैन बी हैव a spiny structure, can be reticulate also, ऐसा ऐसा भी मिल सकता है। सो ये बेसिक ध्यान दे, एक्साइन जो होती है, कौन सी लेयर सबसे ज्यादा डाइवर्स डिजाइन पैटर्न में मिलती है, डाइवर्स पैटर्न में मिलती है। तो ये ध्यान दे कि एक्साइन जो है इस पे डाइवर्स पैटर्न एंड डिजाइन आता है। Why? The basic reason is it is because of स्पोरोपोलिनिन। क्लियर है? तो दिस इज हाउ, एकदम बेसिक जो यहां पर है वो मिला। अगला बात करते हैं कि अगला लेयर क्या है। अगला लेयर देखिए, आप इसके अंदर जाएंगे तो बेसिकली क्या है, इंटाइन है। ठीक है, इंटाइन जो है कैसे याद रखें, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कंटिन्यूअस है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किससे बना है, ये पेक्टो सेलुलोसिक होता है, मतलब पेक्टिन और सेलुलोस का बना हुआ लेयर है। तो बाहर एक्साइन, फिर इंटाइन, बाहर हार्ड, अंदर थिन, बाहर थिक, अंदर थिन, बाहर हार्ड, अंदर फ्लेक्सिबल, बाहर स्पोरोपोलिनिन, अंदर पेक्टोसेलुलोज का लेयर प्रेजेंट है। क्लियर? कुछ जगहों पे आपको स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट मिलेगी। जिन जगहों पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, दो साइड्स आर रिफर्ड एज दी जर्म पोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान दे क्या क्या हमको मिल गया। स्पोरोपोलिनिन एक्साइन में है, कुछ जगह पे एब्सेंट है तो जर्म पोर है, अंदर के लेयर इंटाइन है जो कि कंपोज्ड है किससे, पेक्टोसेलुलोज के। उसके अंदर है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर है क्या, साइटोप्लाज्म, और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड है ना। यहां पर क्या होता है ये ध्यान दे। ये तो एकदम यंग पोलन हुआ। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली, ये जो आपको दिख रही थी सिंगल लेयर, हम अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड में लेके चलते।
ये मेरा आ गया अंदर इंटाइन है, फिर एक्साइन है, फिर डॉटेड लाइन से मैं ले लेता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। ये ध्यान दें, ये कौन सा सेल है? वन सेल वन न्यूक्लियस कंडीशन है। ये क्या करेगा? ये यहाँ पर क्या करेगा? पहली बार माइटोसिस करेगा। तो चीजें जो सीधी सीधी याद रखने की है, इस माइटोसिस के दौरान देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस। इस माइटोसिस के दौरान क्या बनेगा? एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस। एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस बनने के कारण, एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस बनने के कारण हमारे पास जो स्थिति है वो कैसी हो जाएगी? ये ऐसा अंदर की तरफ अगर मैं डॉटेड ले लेता, ठीक, मुझे क्या मिल गया? इसके कारण कौन सी कंडीशन आ गई? टू सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन या स्टेज आ गया। क्लियर? अब इस पे क्या दिख रहा है? देखिए, एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस बनने के कारण एक सेल, ये एक था, अब ये दो जब बनेगा तो ये ध्यान दे क्या होगा कि दोनों का साइज अलग अलग आएगा। तो बाहर का स्ट्रक्चर वैसे एक्साइन है, देन इंटाइन है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो बड़ा सेल दिख रहा है, द लार्जर सेल, दिस इज वेजिटेटिव सेल। छोटा सेल, दिस स्मॉलर वन, ये है क्या? जनरेटिव सेल। क्लियर है? अब देखिए इस पे खेल क्या, ये जो बड़ा सेल है, जो बड़ा सेल होता है जिसे आप वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, इस बड़े वेजिटेटिव सेल में अगर देखें, एक तो पहला बड़ा है, दूसरा है कि इसके पास खाना बहुत है, तो इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। ठीक, दूसरी चीज देखिए, न्यूक्लियस मैंने कैसे बताया है? लार्ज इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। क्लियर? और छोटा सेल कैसा दिख रहा है? स्पिंडल शेप्ड। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर? दो चीजें ध्यान देने की हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस याद रखिए, ये सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा दो अलग अलग शेप के जो सेल आ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस, जिसके कारण से दो अलग अलग शेप ऑफ सेल मिल गए। एक लार्ज बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, एक छोटा वाला जो रहता है वो बेसिकली जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो रहता है वो एक्चुअली वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट करता है। जनरेटिव सेल जो रहता है, अगर इसमें कभी साइटोप्लाज्म की बात आ गई, जनरेटिव सेल जो रहता है इसमें एक्चुअली डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब डेंस साइटोप्लाज्म से आप क्या जोड़ेंगे ये भी हम बता देंगे। वेजिटेटिव सेल जो रहता है, एक तो फूड रिजर्व बहुत ज्यादा रहता है, उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, और बड़ा इरेगुलर शेप्ड एक बड़ा वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। फूड रिजर्व अच्छा खासा है, ये इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। दोनों की तरफ अगर बात करें तो दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों जो रहते हैं वो हैप्लॉइड है। दोनों का नंबर फिलहाल एक
और एक ही है, बस साइज में एक डिफरेंस है, फूड रिजर्व में डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। क्लियर? हमने जिम्नोस्पर्म जब पढ़ा था तो उससे हमको कुछ पॉइंट मिला था और यहां पर हम कुछ पॉइंट्स को एड अप करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, देखिए कहीं पर भी आपको जब किताब में लिखा हुआ मिले डेंस साइटोप्लाज्म, उससे सिग्निफिकेंस क्या होता है? जहां डेंस साइटोप्लाज्म की बात है वो याद रखिए वो सेल बहुत एक्टिव है, एक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, या तो वो हो रहा है या वो होने वाला है। जैसे आपको अपने ही इस सेक्शन में मिलेगा टैपिटम, जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक बार डेंस साइटोप्लाज्म लिखा हुआ मिलता है। तो टैपिटम जो डेंस साइटोप्लाज्म है मतलब टैपिटम में डिवीजन होता रहता है। जब आप जनरेटिव सेल पढ़ेंगे तो आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, मतलब जनरेटिव सेल भी डिवाइड करने वाले हैं। जब आप मेगास्पोर मदर सेल पढ़ेंगे तो भी आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, वो भी डिवाइड करने वाले हैं। जब आप माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ेंगे तो भी डेंस साइटोप्लाज्म की बात आएगी, जहां पर वो भी डिवाइड करने वाले। तो डेंस साइटोप्लाज्म कहीं भी लिखा हुआ मिले, द सेल इज ईदर डिवाइडिंग और इज अबाउट टू डिवाइड, या तो डिवाइड कर रहा है या तो डिवाइड होने वाला है। इससे मतलब ये समझ में आता है। अब देखिए खेल क्या है, जब आपने बोला कि माइक्रोस्पोर आर दी फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ये ध्यान रहे एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। खाना नहीं होता, आधा तो वो अपने घर से खा के आया, एंथर के अंदर से खाया, और आधा ही ऐसा स्टोर करके लाया, तो जो काम धाम है वो ऐसे ही चलेगा। तो जो लाइफ है वो अंदर है, बाहर लाइफ नहीं है, एक्साइन में लाइफ नहीं है, स्पोरोपोलिनिन में लाइफ नहीं है, पेक्टोसेल्लोज में लाइफ नहीं है, लाइफ इसके अंदर है। खाना खत्म होगा ये मर सकता है, बाहर नहीं मरेगा। इसीलिए हमने बार बार बोला कि ये फॉसिल के तौर पर प्रिजर्व किए जा सकते हैं। बात आई जनरेटिव सेल की, अब ये समझे जनरेटिव सेल, आगे बढ़े इससे पहले समझते हैं क्या है कि अगर आप देखें माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर उसके बाद उन चारों माइक्रोस्पोर में से एक एक कंपोनेंट का अलग होना, फिर बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनना, फिर उसके बाद अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट में अगर आप जाते हैं तो आप कैसे लाएंगे, जहां पर आप देखिए हुआ क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो रहा ये फ्री हुए और ये माइक्रोस्पोर या यंग पॉलन ग्रेन बने, यंग पॉलन ग्रेन आ गए। ठीक है, अब ये समझेंगे 60% एंजियोस्पर्म में, एनसीईआरटी की लाइन होती है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो इसीलिए ध्यान देंगे हम 60 का एक लैंडमार्क लेके चलते। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में होता क्या है कि ये जो माइक्रोस्पोर बनी ये अपनी माइटोसिस, एक माइटोसिस यहां करेगी, यहां ध्यान दे कि एक मियोसिस लगा है अभी तक, ये एक माइटोसिस आ गया और ये आ जाती है कौन सी कंडीशन, टू सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में ये इसी कंडीशन में क्या होती, शेडिंग होती है, या यूं कहें इसी कंडीशन में क्या होती, पॉलिनेशन होती है। मतलब हमको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। एक तो पहले ये याद रखिए इंडिपेंडेंट नहीं होता, दूसरी चीज ये ध्यान दे 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है वो कौन सी कंडीशन में बाहर निकल रहा है, टू सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर? इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में क्या आ रहा है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने बोला 60% एंजियोस्पर्म्स पे शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, या यू कहे पॉलिनेशन, कौन सी कंडीशन में हो रही, दो सेल दो न्यूक्लिएटेड। ठीक, दो सेल कौन है, तो हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली फेट क्या था और कौन से सेल क्या करने वाले हैं। वेजिटेटिव सेल जो रहता है ये आगे चल करके क्या बनेगा, ट्यूब सेल बनेगा, पॉलन ट्यूब में सबसे सामने की तरफ रहेगा। जनरेटिव सेल जो रहेंगे ये दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाने का काम करते हैं। थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि ये 60-40 का झंझट कहां चल रहा है, समझे। 60% में क्या हो रहा है,
पॉलन मदर सेल है, उसका मियोसिस हो रहा है। पॉलन मदर सेल जो थी एक्चुअली थी क्या, 2n थी, इसका मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, n बना, एक एक मेंबर n रहेगा, माइक्रोस्पोर बना, पहले ही बोल दिया हम लोगों ने कि वो मेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, ध्यान देते चले। एक माइटोसिस होगा, ये सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लिएटेड थी, एक माइटोसिस करेगी विद रिमेनिंग विद इन द एंथर, बिफोर ये डेhiscence के हो रहा है, बिफोर शेडिंग, बिफोर पॉलिनेशन के एक माइटोसिस हो रहा है, दो सेल दो न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ रही है, फिर शेडिंग और पॉलिनेशन हो रहा है, फिर ये लैंडिंग कर रहे हैं स्टिग्मा पे। दूल्हे साहब पहुंच चुके हैं और ये दूल्हे साहब जो पहुंचे हैं महिला के दरवाजे पर स्टिग्मा पे बैठे हुए हैं। पहले बातचीत चलेगी, शादी अगर जमती है तो ठीक है, आगे बढ़ेगी बातें। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, जो कि एक्चुअली जोड़ी जमाने की बात होती है। अगर ये शादी ठीक ठाक जमने वाली है और आज शादी अगर होना है, कंपैटिबिलिटी की बात करें, इफ वी से कंपैटिबिलिटी, अगर ये कंपैटिबल है मतलब यस आ गया, जवाब अगर लड़की की तरफ से आया ओके, लेट देम कम इन, जनरेटिव सेल विल अंडरगो वन माइटोसिस एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट। मतलब 60% एंजियोस्पर्म्स में एक माइटोसिस जो रहता है वो एक्चुअली वो पॉलन जर्मिनेशन के टाइम में होता है, क्योंकि इसी दौरान पे पॉलन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। तो एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एक माइटोसिस होगा। 40% में एक्चुअली क्या हो रहा है वो ध्यान दीजिए। माइक्रोस्पोर टेट्राड था, यहां से ले ले, माइक्रोस्पोर बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया, दो सेल थी, एक माइटोसिस करके दो सेल बना लिए, फिर वो रिमेनिंग विद इन द एंथर, घर छोड़ने से पहले ही सारी तैयारियां कर ले, सूट बूट पहन के जाए, सारा तैयारी हो गया, दूल्हे साहब तैयार हैं, और वो 3 सेल 3 न्यूक्लिएटेड में शेडिंग करें, फिर वो लैंडिंग करे स्टिग्मा पे, और फिर वो लैंडिंग करने के बाद फिर देखे भाई कुंडली तो तब भी मिलाई जाएगी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन तब भी होगा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होने के बाद यदि महिला की तरफ से जवाब आता है यस दे आर कंपैटिबल, लेट देम कम इन, हमारे हिसाब से ही है, हमारे टाइप के हैं, आने दीजिए, देन हियर ये बाकी चीजें नहीं होंगी 40% में, क्योंकि 2 मेल गैमेट ऑलरेडी तैयार होके जाते हैं। तो इसलिए कॉमन आपको ध्यान रखना है 60-40 के खेल में क्या है, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें मेल गैमेट नहीं होता है शेडिंग के टाइम में, 40% में मेल गैमेट होता है शेडिंग के टाइम में, 40% में दोनों माइटोसिस रिमेनिंग विद इन द एंथर ही हो जाता है या बिफोर डेhiscence ही होता है, 60% में दोनों, एक माइटोसिस बिफोर डेhiscence, एक माइटोसिस आफ्टर द डेhiscence होता है, 40% में स्टिग्मा पे जा करके सीधा पॉलन जर्मिनेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर क्या बने हुए थे, प्रीफॉर्म, वहां पर 2 मेल गैमेट रहते हैं। 60% में क्या हो रहा है, 2 मेल गैमेट में से दोनों मेल गैमेट एक्चुअली नहीं रहते, दोनों के दोनों मेल गैमेट पॉलन जर्मिनेशन के टाइम में ही बनते हैं, तो वहां पर एक माइटोसिस रिक्वायर्ड होती है। तो एक ग्रॉस डिफरेंस हर समय यहां से निकालते हुए चले, और कौन क्या काम कर रहा है ये क्लियर होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन हाई यील्डिंग टॉपिक है, इसलिए इसे एकदम अच्छे से देखें और एनसीईआरटी से गो थ्रू करें। थैंक यू।